नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। यू कांट हैव ए बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। ये कोट लिखा गया है चार्ल्स एफ कैटरिंग के द्वारा। बड़ी आसान भाषा में बड़ी सिंपल सी बात समझा रहे हैं कि जब तक आप कल की जो बीत चुका कल है ना उसके बारे में सोचना बंद नहीं करते, तब तक आप अपने बेटर टुमारो का निर्माण नहीं कर सकते हो कि आने वाले कल का कि किस तरीके से आप उसको अच्छे से आगे बढ़ाएं हो, कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकें। तो वो उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोच होगी वो अभी भी जो बीत चुका कल है ना, तो जो पुरानी यादें हैं, जो सालों पुरानी यादें, तो वहीं पर जो है घुसा रहेगा। तो वहीं से हमें बाहर निकलना है। तो ये आदतें नहीं डेवलप करनी है। ओके, जैसे अगर आप एक्टिव रहते हो, अगर आप लेजीनेस से दूर रहते हो तो ठीक है, तो फिर जो है ना आपका फोकस लगेगा प्रेजेंट में। ओके, प्रेजेंट में आप काम करोगे फोकस करके। और जब प्रेजेंट में काम करोगे तो फिर यस्टरडे जो बीत चुका कल है, तो जब पुरानी सोच है तो उसमें आप जाओगे ही नहीं। ओके, तो फिर आप अपने आने वाले कल का निर्माण कर रहे होगे अगर आप प्रेजेंट में फोकस करके जी रहे होगे। तो प्रेजेंट में फोकस करके जीना यही सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को एक्टिव रखना, अपनी बॉडी को ना हेल्दी रखना, सही डाइट प्लान लेना और सही तरीके से काम करना। और खास तौर पे अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी कोशिश करो कि जो नेचुरल लाइट आ रही है ना, तो उसके सामने बैठकर जो है ना स्टडी करो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। ओके, और हर वक्त जो है ना अगर आप रूम में बैठ कर स्टडी कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है, वो गलत है। अपने आप जो आंखें हैं ना उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्स से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, और उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितने भी पेजेस इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में आते हैं, तो सबके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो आज जो है ना, आज यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाला पेज है, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। इसके अलावा जो अराउंड द वर्ल्ड वाला पेज है, तो ये पब्लिश ही नहीं हुआ, ये वाला पेज आया नहीं। ओके, तो जो शीशे के सामने वाला कंसेप्ट था उसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी एडिटोरियल डिस्कशन होती है ना, तो उसी में मैं काफी सारे जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वहां पर मैं लिख देता हूँ, तो वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो पहले तो सिर्फ 3 आपको मिलते थे, अभी ये 3 से काफी ज्यादा होंगे। तो एडिटोरियल डिस्कशन के दरमियान आपको वो पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको और बेटर बेटर जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको बना बनाया सेंटेंस मिलेगा और उसी सेंटेंस को जो है आप शीशे के सामने जाकर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो लास्ट में जो है वो इकोनॉमिक जो कंसेप्ट जो है वो हमेशा वो जो है डिस्कस होता रहेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दें लेक्चर को, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो कि जिन बच्चों को अभी भी ये लेक्चर नहीं पहुंचा वहां तक ये पहुंचे। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो वहां पर आपको जो है डेली बेसिस पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाया करेगा। और अगर कुछ किसी बच्चों को, अगर आपको बेल आइकन दबाने के बाद भी जो लिंक नहीं आ रहा है, ओके, तो आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से भी आप जो है लेक्चर जो है अवेल कर सकते हो। तो बिल्कुल जो इकोनॉमिक्स वाला टैब है वहां पर क्लिक करें तो ऐसे ही वीडियोस वाला टैब खुलेगा। ओके, तो वीडियोस में क्लिक करें तो जो सबसे पहली जो वीडियो होगी तो वही जो है लेटेस्ट वीडियो होगी। तो 9:30 तक का टाइम है, तो 9:30 तक जो है ना आपको वीडियो, ये लेक्चर जो है डेली बेसिस पे अवेलेबल हो जाया करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं, कोर्स शुड रिलैक्स ऑन वैक्सीन डिटेल्स, लीव द एग्जीक्यूटिव टू फोकस ऑन इट्स जॉब। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ऑथर की तरफ से ये बातें की गई हैं कि जो हमारी कोर्ट्स है ना, खासतौर पे जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर जो हाई कोर्ट्स हैं, तो वो अभी इंटरवीन कर रही है कि एग्जीक्यूटिव के काम में, मतलब कि अभी वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि इनको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से वो वैक्सीन के बारे में डोमेस्टिकली जो है उसकी सप्लाई बना रहा है, या एक्सपोर्ट कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो उसके बारे में आप अपने कानून के दायरे में रखकर बात करो, ना कि सीधे सीधे इंटरवीन करो। तो शुरुआत में जो बात की जा रही है, तो शुरुआत में कहा जा रहा है कि जैसे अभी आज के दिन क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो अभी मीटिंग करेंगे जितने भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ। तो यहाँ पर एक प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो डिस्कस किया जाएगा सबके साथ मिलकर, कि अभी दोबारा से कोविड 19 के केसेस जो है ना उनमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र ने तो वहां पर लॉकडाउन भी अभी लगाना शुरू कर दिया है, नाइट कर्फ्यू भी लगाना शुरू कर दिया है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर भी जो है सर्च देखने को मिला है कोविड 19 के केसेस में। तो ऐसे इन इन राज्यों में भी जो है ना नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अभी ये एक प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है सर्च जो है ना कोविड 19 केसेस का, इसको कम किया जाए। ओके, तो इसी के साथ साथ ये भी बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो भी बिल्कुल सही तरीके से, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव को अपनी जॉब के ऊपर फोकस करना हो ना, तो उसके ऊपर ये काम करता रहता है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे तरीके से करता रहे। ओके,
तो इसी के चलते ऑथर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट को अभी जितने भी तरह के हाई कोर्ट्स हमारे यहाँ पर हमारे भारत में है, इसके अलावा जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, तो इन सबको यहाँ पर ना डायरेक्ट करना चाहिए, इनको बिना किसी तरीके से इनको कंट्रोल करना चाहिए, कहना चाहिए कि जितने भी उनके पास यहाँ पर केसेस है ना, कोविड रिलेटेड केसेस, तो उनको ट्रांसफर कर दो, ओके, अपने पास, ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास। और साथ ही साथ इन हाई कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को ये भी बताओ कि अगर एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में अपना काम कर रहे हैं ना, तो जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने हमारी ब्यूरोक्रेसी है, देखो ब्यूरोक्रेसी को खास तौर पे हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूटिव्स का, तो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेसी, तो वो यहाँ पर काम अपना कर रही है, किस तरीके से प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान करके चल रही है कि एक दिन में मैक्सिमम हम कोशिश करें कि वैक्सीनेशन करें, ओके, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो अभी इनके काम में आप ना इंटरफेयर ना करो, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सभी केसेस को जो ना प्रीमा फेसी, ओके, प्रीमा फेसी यहाँ पर लॉ की टर्म होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इस नजर बना के सभी केसेस के ऊपर मत देखो, ओके। तो आप जो है उल्लंघना मत करो, यहाँ पर इंटरवीन मत करो जो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है वहां पर, ओके। तो यहाँ पर फेसी, यहाँ पर जो प्रीमा फेसी है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखो, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई आप नया इंसिडेंट देखते हो ना, पहली नजर में आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई लड़का लड़की को बाइक पर लेकर जा रहा है ना, तो पहली नजर में सभी सोचते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड होगी, ओके, लेकिन हो सकता है कि उसकी बहन भी हो, ओके, जिसको कहीं वो ड्रॉप करने जा रहा हो। तो यही चीज यहाँ पर ना प्रेमा फेसी का मतलब निकलता है, पहली नजर में, ओके, आप क्या सोच रहे हो कि किन्हीं भी कोविड-19 केसेस के बारे में, ओके, तो आप ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, ओके, तो किस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो आप अपने कानून के दायरे में रख के काम करो। तो यही यहाँ पर ऑथर जो है बात कर रहे हैं। तो आगे जो बात की जा रही है कि जो अभी पेंडेमिक के द्वारा डेंजर जो पोज किया गया है, जो खतरा पोज किया गया है, ओके, तो ये अभी बहुत ज्यादा है, ओके। अगर खास तौर पे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, ओके, तो यहाँ पर अभी भी ना डिमांड्स काफी निकल कर आ रही हैं, ओके, मतलब कि उनको पूरा ओवरऑल सिनेरियो देख के चलना है कि किस तरीके से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो कोर्ट्स के द्वारा तुच्छ बातें करके ना, तो उनको उनके ऊपर और ज्यादा भार ना बढ़ाया जाए, ओके। तो उनको अपनी डिमांड्स, जो कोर्ट कोर्ट की अपनी डिमांड्स है, तो उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए सरकारों के ऊपर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे यहाँ पर राज्य सरकार है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जुडिशरी को ना रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने ही दायरे में, जितने भी कानून के हिसाब से अगर वो बात करना चाहे तो करें, तो उसमें उनको पूरी आजादी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डोमेन में जिस तरीके से वो प्लान करके चल रहे हैं, तो उनको उनके तरीके से काम करते करने दो। तो ये सभी बातें ऑथर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था, ओके, कि किस तरीके से आप जो है यूज कर रहे हो और एलोकेट कर रहे हो वैक्सीन को, ओके। इसके अलावा पूछा गया कि किस तरीके से आप जो है ना कुछ कंट्रीज को एज ए ग्रांट असिस्टेंस आप वैक्सीन फ्री में दे रहे हो, ओके, तो इसके बारे में पूछा गया, ओके। इसके डिसीजन के बारे में क्वेश्चन मार्क किया गया। इसके अलावा कि किस तरीके से आप जो है एक्सपोर्ट को आप कंट्रोल करके चल रहे हो, देखो पूरी दुनिया में भारत से काफी सारा डिमांड आ रही है कि आप हमें वैक्सीन की सप्लाई भेजिए, ओके। कनाडा यहाँ पर जो है 25 मिलियन डोजेस बुक करवा चुका है। इसके अलावा जो यूके है, तो वो भी 10 मिलियन से ज्यादा अभी ऑर्डर दे चुका है, जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कि मुझे कोविशील्ड की वैक्सीन भेजिए। और इसके अलावा अमेरिका भी मंगवा रहा है, ब्राजील मंगवा रहा है। तो इस तरीके से ये भी पूछा गया, ओके, कि मतलब एक तो हो गया मंगवा रहा, एक्सपोर्ट लेवल पर हो गया, एक हो गया ग्रांट असिस्टेंस, जिसको जो अफ्रीका में कुछ जो लो इनकम कंट्रीज है, जिनको हम फ्री में भी दे रहे हैं एज ए ग्रांट, एज ए फ्रेंडली नेचर, ओके। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया। तो इससे इन सब बातों से ये क्लियर बातें निकल कर आती है कि जो कोर्ट है, ओके, जो कचहरी है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से ना बाहर जा रही है, अपने दायरे में रहकर काम नहीं कर रही है। और आगे भी इसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि कोर्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन के बारे में कोई मुद्दा उनके पास आया, तो उसकी क्लैरिटी मांग सकते हैं कि आप क्लैरिफाई करें कि क्या मुद्दा है एक्चुअल में, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं किसी मुद्दे के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक है, ओके, तो भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन बना रहा है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो कोविशील्ड की वैक्सीन बना रहा है, ओके, दोनों अलग अलग नाम है। और जो भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है वो हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रहा है वो एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। तो अभी कोर्ट जो है ना, वो अगर ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि आप जो है अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें कि आपकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक दिन में आप कितनी मैक्सिमम वैक्सीन बना सकते हो, ओके। इसके अलावा कि आपकी इन्वेंट्री में कितनी वैक्सीन पड़ी है, ओके, इन्वेंट्री कहने का मतलब कि जो आपका स्टॉक है, ओके, उसमें आप कितनी मैक्सिमम वैक्सीन रख रहे हो, ओके। तो ये सब बातें जो है ना, ये कोर्ट का बिजनेस नहीं है, ओके। तो इस इन सब बातों से और कंफ्यूजन ऐड होगी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सोचेंगे, वो भी कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कोर्ट हमसे क्यों पूछ रहा है, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमारे ऊपर तो वैसे ही बहुत प्रेशर है, ओके, पूरे वर्ल्ड से भी है कि वर्ल्ड की डिमांड भी पूरी करनी है और डोमेस्टिक सप्लाई भी भेजनी है, और दूसरी ओर जो
यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई में जो इनको प्राइस मिल रहा है तो वो भी इतना कम है, तो जो इनके द्वारा अभी बातें निकल कर आ रही हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कि अभी हमारा खर्चा तक नहीं पूरा हो रहा, तो ये सभी प्रेशर के चलते वो काम भी कर रहे हैं। दूसरा, अगर उनसे ऐसी डिटेल्स मांगोगे तो उनमें उनमें कंफ्यूजन पैदा होगी होगी। और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर हम एक बिगेस्ट वैक्सीन ड्राइव भारत में अगर चला रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी आबादी सबसे ज्यादा है जिनको हमने वैक्सीनेट करना है। ओके, तो इसका भी टारगेट ये है कि 2022 के एंड तक ही हम जो है पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो अभी हमने शुरुआत की है, अभी फेज 1 खत्म हो गई, फेज 2 की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो इसमें भी जो जिनकी 60 ईयर से ज्यादा उम्र है उनको हम यहाँ पर वैक्सीनेट कर रहे हैं। दूसरा, जिनकी उम्र 45 ईयर से ज्यादा और उनको साथ में अगर कोई दूसरी बीमारी भी है, जैसे डायबिटीज है या फिर कोई हार्ट के रिलेटेड बीमारी है या फिर हाइपर की बीमारी है, तो इन सभी बीमारियों से जो जूझ रहे हैं तो उनको भी हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो ये वैक्सीनेशन में भी देखो कि किसी सिंगल डोज से बात नहीं बन रही है। अभी एक डोज होगा, फिर बाद में 5-6 हफ्ते के बाद में फिर दूसरा डोज होगा, फिर जाके एक कोर्स पूरा होता है। तो ये बहुत बड़ी ड्राइव है। ओके, तो ये बहुत बड़ा जो है लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर वैक्सीन चाहिए, उनकी डिमांड की पूर्ति करनी है, उनकी सप्लाई सही समय तक जो हॉस्पिटल तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके लिए ये जो माहौल है ना, ये समय जो है ये संकटपूर्ण भी है, क्रिटिकल भी है, कि ये जो ना इंश्योर करके चले कि यहाँ पर बिल्कुल सही मायने में वैक्सीनेशन होती जाए। ओके, एक और तो वैक्सीनेशन भी होती जाए, दूसरी ओर जो है ना, जो नए स्ट्रेन्स निकल कर आ रहे हैं कोविड-19 के, वो उनके रिगार्डिंग सेफ गार्ड बनाना है, उनके रिगार्डिंग वैक्सीन में भी डेवलपमेंट करनी है कि जो नई वैक्सीन बनाए हम, वो जो नए स्ट्रेन्स वायरस के निकल कर आ रहे हैं तो उनके साथ ही मुकाबला कर पाए। और साथ ही साथ जो रिसर्जेंस निकल रही है, जो दोबारा जो है पुनर्जीवन मिल रहा है कोविड-19 को, तो वो खत्म हो, उससे उससे हमें रोकना है। ओके, तो ये भी एक बड़ा टास्क है हमारे सामने, जिसको कि हमने पूरा करना है। और इसी समय यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी इंश्योर करके चलना है कि वैक्सीन प्रोडक्शन जो है ना वो भी बनती रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होती रहे, जितनी डिमांड आ रही है उसको हम पूरा करते रहे। साथ ही साथ कंट्री की डिमांड भी पूरी करनी है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट हमने करना है, जो वर्ल्ड लेवल पर हमारे से डिमांड है, तो उसको वो जिम्मेदारियां भी हमने निभानी है, वो कर्तव्य भी हमने अपना निभाना है। ओके, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो यही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और पाकिस्तान को भी जो है हम वैक्सीन देंगे, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्टिंग जो लास्ट में आगे जो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी सब चीजें जो है ना क्लियर करनी होगी, अभी सब चीजें देखनी होगी कि किस तरीके से जो है हम जो है अपने वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम को जो है आगे फर्दर परस्यू करवाएं। और जो वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस है कि जो हमारा वैक्सीन प्रोग्राम या वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम है, जिसके तहत हम यहाँ पर एज ए ग्रांट के तौर पर जो है कुछ मुल्कों को वैक्सीन दे रहे हैं फ्री में, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर सोचना होगा। तो यहाँ पर अभी भी कोई कंट्री जो है ना पूरे वर्ल्ड में अम्यून नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं जो पूरे तौर पर अम्यून नहीं। तो ये भी सिचुएशन वर्ल्ड की दूसरी ओर चल रही है। ओके, दूसरी ओर हमारा जो है वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज को, खासतौर पर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और वो भी अफ्रीका में भी वो कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन के साथ अपना बॉर्डर टच करती है खासतौर पर। ओके, तो इन रीजन के ऊपर जो हम फोकस करके चल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर की, अब हमें जो है ना वैक्सीन अवेलेबिलिटी अश्योर करनी होगी, इंश्योर करनी होगी। जो लो इनकम कंट्रीज हैं, या इसके अलावा जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पर भी, और इसके अलावा जो हमारे आस पड़ोस हैं, जैसे आस पड़ोस में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, नेपाल की बात करूं, ओके, तो ये भी सभी कंट्रीज को हम जो है ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से हमें काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो अगर मैं बात करूं लो इनकम कंट्रीज की, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लो इनकम कंट्रीज जो है ना पाई जाती हैं। ओके, तो किसी एक लो इनकम कंट्री का मुझे नाम बताइए। ओके, इसके अलावा अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत जो है ना लो मिडिल इनकम की कंट्री की कैटेगरी में आता है। ओके, इसके अलावा इसके ऊपर जो यहाँ पर कैटेगरी होती है वो होती है लो अपर इनकम कंट्री। ओके, और जो सबसे ऊपर होती है वो होती है हाई इनकम कंट्रीज। ओके, तो जो यूएसए है, जो यूके है ना, वो हाई इनकम कंट्रीज में आता है। जो इसके नीचे है लो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, तो इसका एक एग्जांपल दे मुझे। और इसके अलावा भारत की एग्जांपल तो मैंने दे ही दी है कि वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। तो इसके अलावा जो लो इनकम कंट्रीज की जो लिस्ट है उसमें से कोई एक एग्जांपल जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसी के रिगार्डिंग हमें आगे बढ़ना है। और इसके अलावा ये जो कैटेगरीज बनाई जाती है, लो इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और सबसे आखिर में बात की जा रही है कि अभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे प्राइवेट प्लेयर है चाहे सरकारी है, तो हमें सबको आगे आना होगा। ओके, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, तो सब जगह जितने भी यहाँ पर कंपनीज हैं, अगर अपना वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी फंड दे रहे हैं, तो सबको आगे आना आना होगा। तो एक कॉमन पर्पस के लिए कोविड-19 को हमने बीट करना है पूरे भारत में से। जो नए केसेस का सर्च देखने को मिल रहा है इसको भी एलिमिनेट करना है। ओके, सही तरीके से हमने आगे बढ़ना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके चलना है, मास्क पहन के चलना है। और एफर्ट जो है ना उनको इस तरीके से हमने डाइवर्ट नहीं करना है। ओके, जैसे अभी कोर्ट्स जो है ना ऐसे इंटरवीन कर रही है अपने अपने आप को
ऐसे वैक्सीन के मुद्दे पर, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है किसी के सामने भी। ओके, तो इस तरीके से डिट्रैक्शन जो है ना वो पैदा नहीं करनी है, हमें कॉमन गोल के लिए आगे बढ़ना है, हमें पैंडेमिक को जो है ना वो टैकल करना है। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो सेकंड आर्टिकल में बात करें, नो इन थ्रू द आउटडोर विद आईबीसी। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आईबीसी की बात की जा रही है। तो आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट बनाया गया था 2013 में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अभी इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो स्टार्टिंग में जो बात की जा रही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है, एक वर्डिक्ट आया है आईबीसी के चलते ही। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि कोई भी प्रमोटर, कोई भी डिफॉल्ट प्रमोटर, मतलब जो डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। डिफॉल्टर कहने का मतलब, तो पहली बात तो ये भी समझ लो कि प्रमोटर किसको कहते हैं। कि प्रमोटर का कहने का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया, नई कंपनी शुरू की, ओके, तो उसमें उसने शेयर होल्डर्स ज्वाइन किए, इन्वेस्टर्स काफी ने पैसा लगाया उस कंपनी में। ओके, कंपनी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई, लेकिन ऐसा हुआ कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही। ओके, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही, धीरे धीरे कर्जा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और अभी एक टाइम ऐसा आएगा जब दिवालिया घोषित हो जाएगी वो कंपनी। ओके, तब जो जो कंपनी को प्रमोट कर रहा होगा, ओके, जिसको आमतौर पर आप चेयरमैन कह सकते हो, जैसे मैं मुकेश अंबानी की एग्जांपल लूं, ओके, रतन टाटा की एग्जांपल लूं, तो ये एक तरह के प्रमोटर्स है अपनी अपनी कंपनीज के। ओके, तो उनको हम प्रमोटर कहते हैं, मालिक नहीं है वो। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो वो मालिक नहीं, प्रमोटर है। इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, तो उसी पैसे को यूज करके वो आगे जो है अपनी कंपनी चलाते हैं। तो ऐसे प्रमोटर जिनकी कंपनीज जो है दिवालिया हो चुकी हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि वो किसी भी तरीके से, मतलब कैसे भी करके जो है ना, यहाँ पर जो आईबीसी की जो स्पिरिट है उसको नहीं चेंज कर सकते। कहने का मतलब कोई गलत रास्ता अपनाकर जो है इंसॉल्वेंसी नहीं कर सकते। तो ये आईबीसी का क्या मतलब है यहाँ पर देखो, ये जो बनाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये सन 2016 में बनाया गया था। 2015 में ये पार्लियामेंट में पास हो गया था, तो 2016 में ये लागू हुआ था। तो इसके तहत ऐसा था कि कोई भी कंपनी, ये लॉ का मतलब ये निकलता है कि जल्दी से जल्दी कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट होती है ना, कर्जारा कर्जे में चली जाती है, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि सपोज करो कि एक कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आईबीसी कोड के तहत केस फाइल करेगा कि मेरी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया। ये कोई भी कर सकता है, जो प्रमोटर है वो भी कर सकता है, या फिर जो यहाँ पर जिन लोगों ने कर्जा दिया उस कंपनी को, वो भी केस फाइल कर सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया है, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमें हमारे पैसे वापस दिलवा दो किसी ना किसी तरीके से। तो इस तरीके से वो आईबीसी में जब ये केस फाइल होगा, तो वहां पर इसका रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, जितना भी क्रेडिटर का पैसा है ना, उसको दोबारा से सीज करके दोबारा से उनको मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर कोई और बड़ा प्लेयर ढूंढा जाएगा, या फिर इसकी जो कंपनी होगी उसकी बिडिंग लगवाई जाएगी कि इसके ऊपर इतना कर्जा है, अगर किसी को खरीदनी है तो बोलो। ओके, तो उसकी बिडिंग लगेगी। जो भी कंपनी ज्यादा बिडिंग दे देगी, तो उस कंपनी को बाद में जो है पूरा का पूरा वो कंपनी का जो दारोमदार है वो सौंप दिया जाएगा। इस तरीके से जो है रेजोल्यूशन निकाला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ना ऑक्शन की जाती है एसेट्स की। ओके, तो इस तरीके से सोल्यूशन निकालकर जो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा है ना, उनको कोशिश की जाती है कि वो वापस उनके पास चला जाए। ओके, तो अभी देखो 4000 से ज्यादा केसेस जो है ना वो लगे हुए हैं आईबीसी के तहत, जब से ये आईबीसी बना है। और उसमें से भी जिन केसेस का निपटारा होता है ना, तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल लग जाता है। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम जब इसका एग्जाम्पल दिया, तो मैंने टाटा की बात की थी, मैंने एसआर, यहाँ पर एसआर पेट्रोलियम की बात की थी। ओके, कि उस कंपनी को भी खरीदा गया था, यहाँ पर कुछ कंपनीज का जॉइंट वेंचर बनाया गया था, उन्होंने यहाँ पर एसआर वाली कंपनी को खरीदा था। ओके, तो एसआर भी यहाँ पर पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम करती है। अगर आप पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे एसआर कंपनीज को। तो इस तरीके से जो है आईपीसी काम करती है, रेजोल्यूशन निकालती है। कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी कर्जे में चलेगी, तो उसका कर्जा जो है कम करना है, या फिर उसको पूरी तरह से किसी दूसरे को बेच देना, उसका स्टेक जो है दूसरे को बेचना। हो सकता है कि वहां पर 70% स्टेक बेचा जाए, हो सकता है कि 100% स्टेक बेचा जाए। तो इस तरीके से जो वर्डिक्ट है, तो उसमें जो बात कही जा रही है कि जो जो कोई भी पर्सन जो कि इन एलिजिबल है आईबीसी के तहत, ओके, तो वो अपना जो है रेजोल्यूशन प्लान जो है सबमिट नहीं कर सकता आईबीसी के तहत। ओके, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत जो है आप आईबीसी में अपना केस फाइल कर सकते हो, अपना रेजोल्यूशन जो प्लान है वो फाइल कर सकते हो। लेकिन जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन अगर इन एलिजिबल है आईबीसी के तहत अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर जो है ना दूसरा रास्ता नहीं अपना सकता, कंपनीज लॉ वाला। ओके, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट भी 2013 में बनाया गया था, तो वहां पर भी ऐसे ही यहाँ पर सिमिलर प्रावधान थे। तो उसका रास्ता वो नहीं अपना सकता अपना जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको फाइल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इस बात को लॉजिकल कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है
कि अगर कोई सपोज करो कि अगर कोई बंदा जिसकी कोई कंपनी कोई अगर कोई भी प्रमोटर जिसकी कंपनी जो है एक और जो है उसका आईबीसी के तहत यहाँ पर उसका रेजोल्यूशन निकल रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो कंपनी लॉ को यहाँ पर यूज करके जो है ना यहाँ पर उसको कोई ना किसी तरीके से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है अपनी कंपनी के लिए। ओके, तो इस तरीके की जो अगर एक्टिविटीज होंगी, तो एक और जो है लिक्विडेशन के तौर पर जो है यहाँ पर काम चल रहा होगा कि यहाँ पर किसी कंपनी को जो कि बैंकरप्ट दिवालिया हो चुकी है, तो उसको पैसा मुहैया करवाया जाए किसी ना किसी तरीके से। कोई नया यहाँ पर जो है प्रमोटर ढूंढा जाए, कोई नया जो है बिजनेसमैन ढूंढा जाए कि आप जो है इस कंपनी को खरीदें। ठीक है, तो वहां पर लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा हो एक और दूसरी जगह वो जो है ना कंपनी सलाह वाला यहाँ पर फार्मूला अपनाकर जो है दूसरी और वहां से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर दोहरे मापदंड जो है वो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर सीधी सीधी बात निकल कर आती है कि ये धोखा होगा जो जो आईबीसी के जो कोर्ट के जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो कोर्ट जो बातें कहता है ना, तो उनके साथ ये धोखा करने वाली बात होगी अगर पर्सन कोई ना ऐसा काम करता। तो इसी के चलते यहाँ पर वर्डिक्ट दिया गया है कि इनएलिजिबल कर दिया गया उस बंदे को। अगर जो आईबीसी के तहत इनएलिजिबल है वो कंपनी लॉ के तहत भी इनएलिजिबल है। ओके। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कोर्ट का नया फैसला है। तो यहाँ पर वैलिडिटी ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो उसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है। और कोर्ट ने इसको प्रमाणित किया है कि जो यहाँ पर जो बैंक्रप्सी लॉ की अगर बात करेंगे तो आईबीसी की जो है ना उसी की सुप्रीमेसी रहेगी। और इसके अलावा जो आगे बात करें कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं तो वो हमेशा कंप्लेन करते रहे हैं कुछ कंपनीज के बारे में कि हमेशा जो है ना कुछ कुछ प्रमोटर्स ऐसा काम करते हैं कि कंपनी के चलते ना किसी जगह से पैसा जुटा लेते हैं, लेकिन जिन इन्वेस्टर्स का पैसा उस कंपनी में लगा होता है ना, तो यहाँ पर कोशिश की जाती है प्रमोटर्स के द्वारा कि उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी जाए। ओके, जितना पैसा वहां से निकाल सके तो अपनी जेब में वो भर लेते हैं, और जो जो कंपनी चल रही होती है तो उसको दिवालिया घोषित करवा ही देती है कि अब ये दिवालिया होगी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी कोई एक कौड़ी भी नहीं मिल सकती। ओके, तो इस तरीके की एक्टिविटीज चलती रही। तो जो कंप्लेंट जो है ये करते रहे हैं जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जो आईबीसी को या फिर जो अलग अलग अथॉरिटी है उनको। तो इस तरीके से इनका कहना है कि कोई रास्ता भी नहीं निकाला जाता कि किस तरीके से जो है ना हमारी जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उनको जो है उनको रीपे कर दिया जाए, उनके ड्यूज को रीपे कर दिया जाए। तो आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, तो वो भी जो है ना ऐसे प्रमोटर्स को यहाँ पर दूर रखता है, मना करता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसको कि डिफॉल्ट किया गया है, ओके, ता जो कि अपना पल्ला झाड़ लिया है और आप जो निकल गए और जो है अब अभी कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं, तो ऐसी कंपनीज को भी वो रोकता है कि ऐसी जानबूझकर जो यहाँ पर डिफॉल्ट की गई कंपनीज, तो वो जो है किसी भी स्टेज पर जो है रेजोल्यूशन प्रोसेस के जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ओके, ना यहाँ पर जो है बिडिंग हो सकती है ऐसी कंपनीज की। और आगे थोड़ा सा यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर थोड़ी नजर मार लो कि तो ये बैंक्रप्सी लॉ है भारत का, मतलब कि दिवालिया जो चीज हो जाए तो उसको कैसे सही करना है। ओके, तो यहाँ पर जितना एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क हो उसी के चलते यहाँ पर काम किया जाता है। एक सिंगल लॉ है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, मतलब अगर कोई दिवालिया हो जाता है उसको उसका जो है मैटर सॉल्व भी करना है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाया गया है। सन 2016 में इसको लागू किया गया था। ओके, 2000 इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, तो ये भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। ओके, इंडियन कंपनी लॉ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी यहाँ पर जो है ना कंपनी को रेगुलेट करने की बात करता है, किस तरीके की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कंपनी की, डायरेक्टर्स किस तरीके से अपॉइंट करें, फिर और डिसोल्यूशन अगर करना है कंपनी का, कंपनी को अगर खत्म करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो इसी का रास्ता जो है ना अपनाकर प्रमोटर जो है पैसा निकाल लेते हैं। जैसे हम डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी की बात करें कि कंपनी बंद करनी है, ओके, तो पैसा निकाल लेते हैं, खुद ही इन्वेस्टर्स का बकाया उनको वापस नहीं मोड़ते हैं, वापस नहीं करते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम डिफॉल्टर्स को, जो डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स हैं, ओके, मतलब जो डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, तो अगर उनको भी ऑक्शन में जगह देते हैं, ओके, उनको भी साथ में रखते हैं, तो इससे जो बाकी के बिडर्स हैं, जो बाकी के जो बोली लगाने वाले आए हैं, तो यहाँ पर उनको लिमिट आउट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके के चांसेस रहते हैं कि जो जितना यहाँ पर हाई पोटेंशियल निकल कर आ सकता है ना, जितनी ज्यादा बोली निकल कर आ सकती है, तो वो उतनी जा नहीं पाती। ओके, तो वो डिप्रेस रह जाती है। ओके, तो अगर हम किसी भी डिफॉल्टिंग प्रमोटर को भी जगह दे देते हैं बीच में, ओके, तो यहाँ पर क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि पहले से ही कंपनी की हालत खराब है। ओके, तो जिस कंपनी की हालत खराब है, जिसको यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन प्लान लाया जा रहा है आईबीसी के तहत, ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रमोटर को भी बीच में घुसेड़ दिया कि आप भी बैठो, ठीक है, आप भी बिड लगाओ। तो इसमें ऐसा होगा कि जाएगी नहीं बोली ऊपर, क्योंकि कंपनी की हालत वैसी है। ओके, वही प्रमोटर फिर दोबारा उसको चलाएगा अगर थोड़ा बहुत पैसा दोबारा इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से बात नहीं बनती, जितनी यहाँ पर पोटेंशियल लगना चाहिए उतना बन नहीं पाता, उतने बड़े पैमाने पर रिटर्न मिल नहीं पाता जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। तो इसी के चलते आगे बात करिए, ये पूरी की पूरी कोर्ट की स्टेटमेंट है कि इस इन सब चीजों से क्या होगा अगर हम डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स को, जो डिफॉल्टर्स है उनको जगह देते हैं, तो इससे एक तरह की ना मूर्खता का हम जो है प्रगटावा करेंगे कि अगर कोई पर्सन जो यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए आईबीसी के तहत, तो वो जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है अपने एसेट्स को सेल करने के लिए, कंपनी के एसेट्स को सेल करने के, ताकि जो कि पैसा थोड़ा बहुत हाथ में आ जाए।
इसके अलावा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है जो है इनके जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, ठीक है, उनकी सेल करने में। ओके, तो यहाँ पर ये वर्तमान चिंता की यहाँ पर बात जताई गई है। और इसके अलावा ये भी बात कही गई है, अगर जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 230 के तहत अगर आपसी कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ओके, आपसी कोई अरेंजमेंट हो जाता है प्रमोटर और जो शेयर होल्डर्स उनके बीच में, तो वो अलग बात है कि आपस में सहमति करके कंपनी के बीचों बीच बात रह गई और यहाँ पर जो है आगे ये परस्यू ही नहीं करे, आगे ये रेजोल्यूशन प्लान लेकर ही नहीं गए आईबीसी के पास, और बाहरी आईबीसी के बाहर ही जो है खुद से यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है अपने दम पर कर लिया कि जिस तरीके से यहाँ पर रिटर्न था वो वापस कर दिया। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर बात की गई है कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट को ये जो है यहाँ पर गाइड करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, यहाँ पर इनका गोल होना चाहिए कि मैक्सिमाइज जो रिटर्न है वो मिले। ओके, और जो रेजोल्यूशन प्रोसेस हो उसके साथ, तो अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस हो ही रहा है जिसको अभी 2-3 साल का समय लग ही रहा है, तो क्यों ना फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगा उनको अच्छा खासा जो है रिटर्न मिलनी शुरू हो जाए। तो इसी के चलते अंतिम जो बात यहाँ पर की जा रही है वही है कि यहाँ पर बैकडोर एंट्री जो है प्रमोटर्स की जो कंपनीज लॉ के तहत होती है उनको बंद करना है। ओके, तो अभी रिजेक्ट कर दिया गया है, अभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट है। ओके, तो अभी कोर्ट जो है ना इन सब चीजों को अंडरलाइन करके चले कि कोई डिफॉल्टिंग प्रमोटर जो है वो अपनी अगर कोई कंपनी उसकी खत्म हो जाती है तो उसके साथ साथ वो दोबारा से खड़ा ना हो। ओके, तो मतलब कि उसको अगर कंपनी खराब है तो उसको एक साइड पे कर दो, रेजोल्यूशन प्रोसेस में कंपनी को लेकर आओ, उसका जो है रेजोल्यूशन करो अच्छे तरीके से, और जितना 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 पैसा ज्यादा रिटर्न निकल कर आ सकती है उसके ऊपर जो है फोकस करें। ओके, अगर दूसरी कोई भी कंपनी उस डिफॉल्टर कंपनी को खरीदती है तो अच्छा खासा रिटर्न जो है उसको मिले। ओके, अच्छी खासी जो राशि है वो उस कंपनी को मिले। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये भी बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, ए ट्रूली एंटी इंडिया टूल किट, जॉब कोटास फॉर लोकल्स मेक डिजास्टर्स इकोनॉमिक एंड फेडरल सेंस। तो शुरुआत में जो बात की जा रही है यहाँ पर बात करने की, जो बंगाल गवर्नमेंट है ना, तो अभी देखो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जो है ना वो चल रहे हैं। तो अभी एक फेज का इलेक्शन हो चुका, टोटल 8 फेजेस में इलेक्शन होने हैं बंगाल में। तो अभी जो बात की जा रही है ना ये जॉब्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। तो इसमें इसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में बात करें कि बंगाल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है ना कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस नहीं की है पूरे जब इलेक्शन कैंपेन चल रही है कि जहां पर जो है ना ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हो कि हम जो है लोकल्स के लिए जो है ना प्राइवेट जॉब्स को हम रिजर्व कर देंगे। क्योंकि हालांकि अभी अभी वहां पर इलेक्शन का समय, अभी वो मैनिफेस्टोस अपने बना रहे हैं। अपने मैनिफेस्टोस में भी वो जो बंगाल गवर्नमेंट है वो लिख सकती है, अगर जिसकी जिनकी अभी रूलिंग पार्टी है, ओके, उनकी बात कर रही है। तो यहाँ पर क्यों ऐसे जो है ऐसी बातें वहां पर क्यों नहीं की जा रही, जैसे यार यहाँ पर कुछ राज्यों में भी देखने को मिला है कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब्स उनको रिजर्व करने के लिए लोकल्स के लिए बात की जा रही है कि जो लोकल जो जो उन्हीं के राज्य के लोग होंगे सिर्फ वही जो है ना उनके राज्य में जॉब करेंगे 75% तक। ओके, तो बाकी का जो यहाँ पर 25% बचा तो उसमें जो है ना आप बाहर का कोई बंदा जो है रिक्रूट कर सकते हो। ओके, तो कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, तो उसी के चलते बंगाल गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही। ओके, क्यों नहीं वो ऐसी जो है पॉलिसी अनाउंस कर रही है अपने वहां पर, तो उनको भी अच्छी खासी जो है वोट मिल सकती है, इस तरीके से अच्छे खासे तरीके से वो भी जो है आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर कुछ रीजन बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बंगाल है ना यहाँ पर, सबसे पहली बात तो ज्यादातर ज्यादातर यहाँ पर जो है ना मोर जॉब्स फॉर लोकल्स पुल आउट ही नहीं करता, ओके, लेकर ही नहीं आता। क्योंकि अगर हम बात करें ना बंगाल की, तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वहां पर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें ना तो उसके हिसाब से जो सेंसस का जो डाटा है ना उसके हिसाब से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बंगाल में कोई अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जिसके तहत उनको जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर जो है ऐसा प्लान लेकर आए जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करें लोकल्स को। ओके, तो इस तरीके का कोई भी एक्ट लेकर आए या ऑर्डिनेंस लेकर आए। तो उसी के चलते आगे बात करें कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो है एक नया रिफॉर्म वो लेकर आई है जिसके तहत एक एक्ट जो है यहाँ पर बनाया गया, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स कैंडिडेट्स एक्ट 2020। तो ये मार्च 2 की यहाँ पर बात है, जिसमें जिस एक्ट में कहा गया कि 75% तक की जो नई जॉब्स हैं प्राइवेट कंपनीज में, जिनकी जहां जहां तक 50,000 की कम की सैलरी या 50,000 तक सैलरी है पर मंथ, तो वहां पर उन जॉब्स को 75% तक जो है लोकल्स के लिए यहाँ पर जो है रिजर्व किया जाएगा। तो ये जो है ना आने वाले 10 सालों के लिए ये वाला लॉ जो है लागू होगा। ओके, तो अभी हरियाणा जो है ना तो वो सबसे टॉप पर है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट की अगर हम बात करें। ओके, तो ये भी एक रीजन है कि हरियाणा सरकार ऐसा जो लॉ लेकर आ रही है अपने जो अपने लोकल लोग हैं उन्हीं के लिए। ओके, जो यहाँ पर हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल्ड है उन्हीं के लिए। ओके, और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी फरवरी 2021 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ओके, तो इसका एक डाटा आया, सीएमआई का एक डाटा आया जिसमें कहा गया कि हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 26.4% है। ओके, तो जो कि जो हमारी नेशनल एवरेज है जो कि 6.9% है, जिस वो इससे काफी ज्यादा है। नेशनल एवरेज कहने का मतलब कि जब भी जितने राज्य हैं जितनी यूटी से सबको मिला लो तो नेशनल एवरेज 6.9% बनती है। तो उसके मुकाबले में हरियाणा के अकेला से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालोगे तो वो 26.4% है, तो काफी ज्यादा है हमारी नेशनल एवरेज से।
और आगे यहाँ पर बात करें बंगाल की, तो बंगाल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.2% है। ओके, तो काफी कम है अगर हरियाणा से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एक और यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या यहाँ पर जरूरत है कि और जो है हम यहाँ पर लोकल्स को प्रोटेक्ट करके चलें, जो आउटसाइडर्स हैं जो यहाँ पर जॉब्स लेकर जा रहे हैं, अगर खासतौर पे हम बंगाल की बात करें तो। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि कुछ आउटसाइडर्स को छोड़कर, अगर तो यहाँ पर कुछ आउटसाइडर को जो छोड़ने की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ऑथर जो बात करे ना, तो वो यहाँ पर बीजेपी की बात करे कि जो अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं बंगाल में और जो है राज्यों को रूल करना चाह रहे हैं। ओके, तो इनको अगर छोड़कर अगर बात करें तो क्या किसी और को जो है किसी और साइडर को जो है यहाँ पर रोकना चाहिए जॉब्स दिलाने के लिए लोकल्स के चलते या नहीं। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एक्चुअल में जो रीजन है ना कि क्यों यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कि लोकल्स के लिए हमें जॉब को रिजर्व करना है, तो यहाँ पर इसको पॉलिसी फेलियर जो है ना ऑथर की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जो भी नतीजे निकल कर आए हैं समय के हिसाब से, तो वहां पर यही चीज पाई गई कि पॉलिसी फेलियर है। ओके, सही तरीके से नीति नहीं बनाई गई, नीति अप्लाई नहीं की गई जिस तरीके से भी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अभी जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रही है बंगाल में कि वो आपके सामने एक अगर दूत के तौर पर आई है, मतलब कि आपके पास जॉब्स वगैरह नहीं है। ओके, तो हम जो है आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे और जो है ना बंगाल को जो है दोबारा से उसका बंगाल का पुनर्स्थापन करेंगे, मतलब बिल्कुल नई तरीके से उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बंगाल की जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सिनेरियो जो है बताया जा रहा है ऑथर की तरफ से। और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर हम पॉलिसी फेलियर की बात करें तो फिर वो पॉलिसी फेलियर ही है। ओके, तो अगर पॉलिसी फेलियर है तो वहां पर फिर कोटास फॉर लोकल्स का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब निकलता है। ओके, तो किसी चीज को अगर बेचना है तो बहुत आसान है, यहाँ पर ये सीधी सीधी बात जो है ऑथर की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग अगर आउट ऑफ द जॉब है, मतलब उनको काम नहीं मिला, या फिर जिनके पास काम है तो वो चाह रहे हैं कि मुझे अभी इससे बेटर जॉब होनी चाहिए थी मेरी, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मेरे पास बेटर जॉब नहीं है या फिर इसलिए मेरे पास यहाँ पर काम नहीं, क्योंकि कोई बंदा किसी और राज्य से आकर जो है मेरे यहाँ पर राज्य में बैठा है और काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये थिंकिंग अगर आप अपनाकर चल रहे हो, साथ ही साथ ये नहीं सोच रहे हो कि आप कितने अच्छे हो किसी काम में जिस काम में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके, जिस काम में आप आगे बढ़ सकते हो आने वाले समय में। ओके, तो ये आप नहीं सोच रहे हो, सिर्फ ये आप इस सोच के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो कि जो है ना दूसरे वाले बंदे ने मेरी जॉब एक्वायर कर ली है। ओके, तो जितना आपका टैलेंट होगा आप जी आप अपने टैलेंट के हिसाब से आगे जाओगे अपनी जॉब में। ओके, तो यहाँ पर ये ऑथर की बात जो है की जा रही है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ब्रेग्जिट के बारे में सोचो। ओके, जो H1B वीजा है तो उसके बारे में सोचो। तो यहाँ पर तो ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रिक है इसी किताब में। तो देखो ये जो ब्रेग्जिट है ना, ब्रेग्जिट में भी ऐसा ही था कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर था ब्रिटेन, ओके, यूके। तो ये कुछ सालों पहले वहां पर वोटिंग हुई थी जिसके तहत वो जो लोग थे उन्होंने वोटिंग की थी कि हम जो है ना जो यूरोपियन यूनियन उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। ओके, तो ब्रिटेन जो था एग्जिट कर गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ब्रेग्जिट। ओके, तो अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है ब्रिटेन, ओके, यूके जो है। तो अभी खुद से जो है ना दोबारा से अपने टाई अप जो है उसको एस्टेब्लिश कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जॉब के ऊपर भी। ओके, तो पहले पूरा यूरोपियन यूनियन था, कोई भी कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकता था। ओके, तो अभी पूरा अलग हो गया, अपने आप को अलग कर दिया, तो अभी थोड़ी अड़चने आ रही हैं अभी। ओके, अगर कोई भी अगर यूके जो है यूरोप के किसी और पार्ट में जाकर उनके सिटीजन जो है आगे काम करते हैं। तो अभी आगे जो बात करें H1B वीजा की, तो देखो ज्यादातर जितने भी भारतीय है ना, तो यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं तो उसमें भी ज्यादातर भारतीय ही हैं। तो यहाँ पर अमेरिका में उनको टेम्परेरी एक जो है ना वीजा दिया हुआ है H1B वीजा के तहत कि आप जो है वहां पर अमेरिका में जाकर रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ओके, तो ये भी जॉब भी कहाँ पर ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका की। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया एक राज्य है, ओके, जिसको कि हाईली डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है अमेरिका का। तो वहीं पर सिलिकॉन वैली करके एक जगह है जहां पर जो हेडक्वार्टर्स है फेसबुक के, गूगल के और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके। ओके, तो वहां पर भी ना H1B वीजा के तहत भारतीयों को जॉब करने में रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप का समय चल रहा था तो उस समय तो काफी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाने की कोशिश की कि कभी भी किसी समय भी जो है H1B वीजा के तहत जो भी यहाँ पर सहूलतें मिलती हैं वो सब कैंसिल कर दी जाएंगी और भारतीयों को वापस भेज दिया जाएगा। तो ये भी इस तरीके का सिनेरियो है। तो ये उनके द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, अमेरिकन ये सोचते हैं कि इंडियंस ने आके जो है हमारे लोगों की जॉब अक्वायर कर ली है। ओके, तो वहां पर भी ये थिंकिंग चल रही है। तो क्या ये सही है? ओके, क्या वो लोग टैलेंटेड नहीं थे जो वहां पर बैठ के जाकर, जो लोकल लोग थे वो वहां पर नहीं बैठ पाए? ओके, क्यों जो है इंडियंस को हायर किया गया? तो ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। और आगे बात की जा रही झारखंड की, तो झारखंड में जेएमएम की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट है। ओके, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो कि अभी चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, तो अभी वो भी जो ना हरियाणा वाला मूव जो है उसी को आगे फॉलो अप करके चल रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में मैनिफेस्टो में कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स उनको जो है रिजर्व किया जाएगा लोकल लोगों के लिए। तो ये भी जो है ना अभी लोकल कोटा पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, तो जिसके तहत 75% जो है ना
प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को रिजर्व किया जाएगा लोकल्स के लिए, जहां पर जो है 30,000 से कम तक की सैलरी तक जो है लोग काम कर रहे हैं। और आगे आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जब भी पोल आते, जब भी इलेक्शंस आते हैं, तो अभी जो तमिलनाडु में जो डीएमके है, ओके, तो यहाँ तमिलनाडु में भी दो पार्टी ज्यादातर रूल में रहती हैं, तो कभी डीएमके आ जाती है, कभी एआईए डीएमके आती है, ओके। तो एआईए डीएमके ये जयललिता की पार्टी थी, ओके। और डीएमके जो थी ये करुणानिधि की पार्टी थी। तो अभी डीएमके भी अभी जो है ना, अभी इलेक्शन हो रहे हैं तमिलनाडु में भी, अभी इलेक्शन होने हैं 6 अप्रैल को। तो वहां पर वो भी अपने मैनिफेस्टो में सेम ही बातें कर रहे हैं कि वो भी जो है ऐसी रिजर्वेशन देंगे आने वाले समय में। जो यहाँ पर जननायक जनता पार्टी है, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं की 10 सीटें आई हैं अभी इस बार। और हरियाणा सरकार चला रहे हैं कॉलिशन में, ओके। तो यहाँ पर इनका भी जो है ना, अभी बीजेपी लेड रूलिंग यहाँ पर अलायंस है हरियाणा में, तो जहां पर ये अभी ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन दे चुके हैं, रिजर्वेशन का जो है एक्ट बना चुके हैं। अभी झारखंड में भी सेम चीजें कर रही है, तो वो चल रही है। तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में 2019 के इलेक्शंस में कहा था कि हम जो है रिजर्व करेंगे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना कोटास लेकर आए जा रहे हैं लोकल्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भी। तो ऐसी बातें इनके द्वारा कही गई थी, जब अगर हम इलेक्ट होते हैं तो आने वाले समय में इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद हम ऐसा काम करेंगे, ओके। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि जब कोविड के चलते लॉकडाउन लगे थे पिछले साल, तो उस समय जो मनोहर लाल खट्टर है, जो सीएम है हरियाणा के, तो उन्होंने अपील की थी माइग्रेंट वर्कर्स को कि आप हरियाणा छोड़कर ना जाइए, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो यहाँ पर बात की गई 2001 से लेकर 2011 तक, ओके। ये जो पूरा दशक बीता है, तो उसमें जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स थे, मतलब इंटर स्टेट कहने का मतलब कि अगर सपोज करो, अगर कोई उत्तर प्रदेश से पंजाब में गया, ओके, या फिर मध्य प्रदेश से कोई उत्तर प्रदेश में गया, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट यहाँ पर माइग्रेंट्स है। तो यहाँ पर अर्बन वर्कफोर्स की जितनी भी इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हुई है, तो यहाँ पर अगर इनकी नेशनल एवरेज निकाले तो सिर्फ 8% के आसपास बनती है, ओके। तो यहाँ पर ज्यादा जो माइग्रेशन हुई है ना, तो वो इंट्रा स्टेट लेवल पर हुई है। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब अगर हरियाणा की बात कर लो, तो हरियाणा का एक शोर है अंबाला और दूसरा शोर है यहाँ पर फरीदाबाद। तो बस वो अंबाला से लेकर फरीदाबाद तक की माइग्रेट करे हैं, ओके। या फिर फरीदाबाद वाले अंबाला चले गए, या अंबाला वाले जो है फरीदाबाद पहुंच गए। इस तरीके से यहाँ पर इंट्रा स्टेट की माइग्रेशन हुई है, स्टेट के बाहर नहीं गए हैं वो, ओके। तो अगर इंटर स्टेट की बात करें, तो वहां पर उसकी जो परसेंटेज निकल कर आती है नेशनल एवरेज में, बहुत कम निकल कर आती है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि ये ज्यादा होनी चाहिए थी, ओके। तो ये माइग्रेशन जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है ज्यादा होनी चाहिए थी, अभी कम है। जो यहाँ पर मूवमेंट है वर्कफोर्स की किसी एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक, ओके, जितने भी यहाँ पर हमारी अनडिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं पूरे भारतवर्ष में, जितने भी यहाँ पर राज्य हैं। और यहाँ पर अगर रिजर्वेशन लेकर आते हैं जॉब्स की लोकल्स के लिए, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन है ना, तो उसमें यहाँ पर जो है खामियां नजर आने वाले समय में खामियां नजर आ सकती हैं, ओके। और इसके चलते जो यहाँ पर जो स्किल्स हैं, ओके, तो वो भी खत्म हो सकते हैं। तो स्किल्स की अवेलेबिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी अगर इस तरीके से आप जो है जॉब्स को रिजर्व कर लेंगे लोकल्स के लिए, ओके। तो स्टेट को यहाँ पर जो है ना स्टेट जो ज्यादातर काम कर रही है कि यहाँ पर मोर जॉब जो है लोकल्स के लिए यहाँ पर लेकर आ रही है, ओके। तो यहाँ पर ज्यादातर कोशिश इनकी किन किन एरियाज में है कि चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एरिया हो, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर्स का एरिया हो, जहां पर सिर्फ दिहाड़ी के लिए हमें मजदूर चाहिए, जिसका काम सिर्फ है कि एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह रखना है। और इसके अलावा सिर्फ यही क्षेत्र तक ये यहाँ पर बाधित नहीं है, यहाँ पर जो लोकल्स के लिए यहाँ पर जॉब्स की बात की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर जो है यहाँ पर जो है कंसंट्रेट किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा कि लोकल्स के लिए ही ज्यादातर जॉब्स जो है वो प्रमोट की जाए, वो प्रोड्यूस की जाए। तो जिनकी सैलरीज 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहती हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि नर्सेस हो सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, तो वो सभी यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही एम्प्लॉयड रहते हैं। तो अगर मैं व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सपोज करूँ, जो अगर अकाउंटेंट हो गए, ओके, इसके अलावा अगर वकील हो गए, ओके, डॉक्टर्स हो गए, तो ये सभी का यहाँ पर दायरा मिलकर व्हाइट कॉलर जॉब्स का यहाँ पर दायरा बनता है। और अगर मैं बात करूं ब्लू कॉलर जॉब्स के बारे में, तो ये किन की कैटेगरी के अंतर्गत होते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है लेबर लोग आते हैं, मतलब कि जो अनस्किल्ड लेबर होती है, तो उनको उनकी कैटेगरी की जितनी भी जॉब्स होती है, तो उनको हम यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स में क्या फर्क रहता है। तो चाहे यहाँ पर ब्लू कलर जॉब्स की बात कर लो, चाहे व्हाइट कलर जॉब्स की बात कर लो, ज्यादातर यहाँ पर जो जिनकी सैलरी ज्यादा है, तो वो वाली जो जॉब्स होती है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स ही होती है, ओके। तो अभी इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर होगी, उसको जो है तवज्जो दी जाएगी सरकार के द्वारा, और यहाँ पर उसके हिसाब से मेरिट निकाली जाएगी। तो इसके चलते क्या होगा, जो जिनके पास स्किल है वो डिमोलिश हो जाएंगे, ओके। तो अगर स्किल डिमोलिश होता है, तो जो एंटरप्राइज यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर किसी बंदे को हायर कर रही है कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब के तहत, तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर उनको क्वालिटी मिलनी जो है ना वो बंद हो जाएगी। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो सिलिकॉन वैली है, ओके, तो यहाँ पर और इसके अलावा जो गुरुग्राम वाला एरिया है हमारा, जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ पर जो कॉमन बातें निकल कर आती है, जो यहाँ पर दिलचस्प बनाती हैं दूसरे को, ओके, जो यहाँ पर स्वर्ण हंस के तौर पे यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है,
तो यहाँ पर वो बात है फ्री फ्लो ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब कि यहाँ पर अच्छा खासा स्किल्ड लेबर जो है फ्लो करता है, क्योंकि जो गुरुग्राम की भी बात करें तो यहाँ पर भी गूगल जैसी कंपनीज, फेसबुक जैसी कंपनीज के यहाँ पर हेडक्वार्टर है, यहाँ पर उनके हेड ऑफिस बने हुए हैं। ओके, तो यहीं से यहाँ पर जो है ना कुछ कुछ एरियाज को ये ऑपरेट करती हैं। और इसके अलावा अगर सिलिकॉन वैली की बात करें तो इसके बारे में स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ मैं। ओके, तो वो भी जहाँ पर जो यहाँ पर जो है यहाँ पर शुरुआत से ऑपरेट करती हैं, जो बड़े हेडक्वार्टर्स है कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो सिलिकॉन वैली में ही पड़ते हैं। तो अभी देखो दोनों के यहाँ पर क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, फ्री फ्लो ऑफ स्किल्ड लेबर यहाँ पर फ्लो करता है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो कहीं एक एरिया से बंदा यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से जो है ना गुरुग्राम में, दिल्ली वाली जो आसपास के एरिया से वहां पर आके जॉब कर रहा है। ओके, तो वहां पर उसके वो स्किल्ड लेबर है। ओके, तो यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉई है वो अच्छा खासा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर 2018 का एक ना टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का केस जो है वो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर ऑथर के द्वारा, कि जहां पर एक केस यहाँ पर जो था, जो टीसीएस के द्वारा जीता गया, जहां पर इनके ऊपर यहाँ पर आरोप लगा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो नॉन साउथ एशियन वर्कर्स है यूएस में उनके साथ। कहने का मतलब कि जो यूएस का बंदा है, जो अमेरिकन है, तो उसको रिक्रूट नहीं करते हैं अपनी अपनी कंपनी में, लेकिन ये बाकी के जो यहाँ पर साउथ एशियन वर्कर्स ज्यादातर है, जैसे इंडिया के भी हो सकते हैं, चाइना के भी हो सकते हैं, तो उनको ज्यादा रिक्रूट करते हैं। ओके, तो इसके चलते जब ये केस फाइल किया गया, तो जब कोर्ट ने रूलिंग दी इस केस के चलते, तो यहाँ पर उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि जो लोकल्स है ना, तो यहाँ पर लोकल जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फार ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द टीसीएस यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट। ओके, तो कहने का मतलब है कि आईटी फर्म है टीसीएस। ओके, तो यहाँ पर जो आईटी कंसल्टिंग बिजनेस है, तो अपने एम्प्लॉयज के तहत यहाँ पर वो रिलोकेट कर सकते हैं, कहीं से भी जो है वो अब जो है अपने पास जो है उनको हायर कर सकते हैं, जहां पर भी उनको लगे कि मुझे यहाँ पर ये बंदा सबसे ठीक बैठता है। ओके, बिल्कुल सही बंदा है, क्वालिटी वाला बंदा, टैलेंटेड बंदा, तो इसी को मैं रिक्रूट करूंगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से जो लोकल थे ना, तो वो उनकी जो अप्रोच थी टीसीएस की, जो यहाँ पर वो चाह रहे थे, उसके हिसाब से वो बहुत दूर दूर थे। कहने का मतलब कि वो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके आसपास भी वो खड़े नहीं हो रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर जो थी, जो टीसीएस वाले थे, वो उन बंदों को यहाँ पर चुन रहे थे जो कि एक्चुअल मायने में टैलेंट थे, और उनको वो कहीं पर भी जो जो थे यहाँ पर जॉब दे सकते थे। ओके, कहीं पर किसी भी लोकेशन में वो रख सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर रूलिंग दी गई, जो कि यहाँ पर टीसीएस के फेवर में आई। और आगे अगर हरियाणा की बात करें कि अगले हरियाणा में भी अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि ऐसी वर्कफोर्स आ गई जो आई और गई, कहने का मतलब हर एक यहाँ पर फर्म को टैलेंटेड बंदे चाहिए, तो यहाँ पर पहले वो हायर तो कर लेगी। ओके, अगर स्पेशल हम बात करें किसी ऑटो डिजाइन में, जहाँ पर जेनोमिक्स में बात करें, या फिर कोई बिस्कुट ही बेचने हैं, तो यहाँ पर कंपनीज के ऊपर ना, यहाँ पर ऊपर से जो कानून बनाया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, उनका प्रेशर रहेगा। दूसरी और उनको यहाँ पर टैलेंटेड बंदे भी चाहिए, तो यहाँ पर हायर करने का एक रश लग जाएगा, क्योंकि वो तब तक यहाँ पर हायर करते रहेंगे जब तक उनके पास अच्छा खासा कोई टैलेंटेड बंदा जो है लोकल्स में से नहीं जो है निकल के आ जाता। ओके, तो इसके चलते फिर आया गया वाली यहाँ पर बात हो जाएगी, पहले रिक्रूट कर लिया, कुछ दिनों बाद निकाल दिया, और तब तक यहाँ पर निकालते रहेंगे जब तक उनको अपने मतलब का बंदा जो है वो नहीं मिल जाता। और आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है कि बात कर रहे हैं कि एड्रेस द टैलेंट, मतलब कि टैलेंट को एड्रेस करो, समझो। तो यहाँ पर बात करें कि अभी ऐसा समय चल रहा है जब यहाँ पर इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट ऑफ लेबर है, अभी उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, कि अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत उनको यहाँ पर राशन कार्ड मिल रहा है, कि कहीं पर से भी वो जो है ना, चाहे वो किसी भी राज्यों को बिलोंग करते हैं, तो कहीं से भी है, तो यहाँ पर कहीं किसी जगह में से भी उनको राशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट चल रही है। इसके अलावा यूनिफाइड इंडियन मार्केट की वहां पर बात करेंगे, जिस तरीके से जीएसटी लागू किया, तो यहाँ पर जितने भी बैरियर्स थे बॉर्डर के, जितने भी राज्य के बॉर्डर्स थे, उनको यहाँ पर खत्म किया, कि जो है आमतौर पर जो है ना पूरे भारतवर्ष में एक ही सेम जैसा जो है जीएसटी लागू होगा, एक ही यहाँ पर जो है परसेंटेज के हिसाब से दरें होंगी। और तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोकल जो कोटा है लोकल्स के लिए, तो यहाँ पर वो एक तरीके का डेड लेटर के तौर पर यहाँ पर जो है सामने आ रहा है, जो फ्री मार्केट है उसके सामने। ओके, तो ये काम नहीं करने वाला, इसके यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो है ना, जो हमारा संविधान हमें हक देता है ना, उसको उसके खिलाफ जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ लॉ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमें हमें मिलता है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आर्टिकल 14 के तहत मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो कि आर्टिकल 15 के तहत हमें मिलता है। इसके अलावा फ्री मूवमेंट टू ऑल इंडियन सिटीजन अक्रॉस इंडिया, तो ये आर्टिकल 19 के तहत हमें हक मिलता है। तो इन सबको जो है, जो कि संविधान हमें यहाँ पर प्रदान करे, तो हमको इसको छीन नहीं सकते, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर 2014 की एक वर्डिक्ट की भी बात कर रहे हैं, जो कि कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसका यहाँ पर केस का नाम था चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो जहां पर एक ट्रेड यूनियन ने एक वर्कर को इस ये कह के यहाँ पर जो था ना काम देने से मना कर दिया, कि आप जो है ना पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में नहीं रह रहे। तो इसके तहत भी यहाँ पर फैसला जो था यहाँ पर वर्कर के हाथ में आया। तो ये भी इसी इसी तरीके की मिसाल भी जो है ना हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं, जो ये टुकड़े टुकड़े कोटा सभी दिए जा रहे हैं कुछ सरकारों के द्वारा उनके खिलाफ। मतलब कि कहने का मतलब कि इस वर्डिक्ट्स के जो यहाँ पर राज्य काम कर रहे हैं, जो एक्ट बना रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है कोर्ट में जाया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है। और सबसे आखिर में जो ऑथर की तरफ से बात की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जो राज्य यहाँ पर
सोच रहे हैं, जैसे सोवियत लोग सोचते हैं, जैसे यहाँ पर जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो सोचते हैं, मतलब कि सब कुछ यहाँ पर सरकार ही जो है यहाँ पर कंट्रोल करके चलेगी। ओके, अगर खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो उनके ऊपर भी एक तरीके का कंट्रोल लगा दिया कि 75% जो है रिक्रूटमेंट आपने लोकल की ही करनी है। तो यहाँ पर एक तरीके का कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा इसका प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपनी जो है यहाँ पर क्रैकोनॉमिक्स जो है अप्लाई की जा रही है, ओके, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, जो अपनी खुद की बनाई हुई इनकी इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या होगा, इससे एक सिग्नल मिल रहा है सभी जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनको, कि क्या कि अपनी बिजनेस को फ्लाइट कर लो, मतलब वहां से उठा लो जितने भी बिजनेस है, जहां जितने भी एंटरप्राइज उनके काम कर रहे हैं, या कैपिटल है या फिर ह्यूमन कैपिटल, सब कुछ जो है ना वहां से उठा लो, कहीं और पर शिफ्ट कर लो। ओके, तो यहाँ पर यही कुछ बातें हैं जो अगर वेस्ट बंगाल की बात करें कि जहां पर कष्टदायी रूप से यहाँ पर वो फैमिलियर है। ओके, इस बात में यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल को जो यहाँ पर फेमिलियर होने की बात की जा रही है, कि कष्टदायी रूप से यहाँ पर फेमिलियर। तो कैसे फेमिलियर है, क्योंकि ऐसी जो कंपनीज है ना, जैसे हम बिजनेस की बात करें, जैसे गुरुग्राम में तो हब बनी हुई है, तो ऐसी चीजें बंगाल में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सर्विस सेक्टर जॉब्स निकल कर आती ज्यादातर तो इन्हीं एरिया से निकलती है। ओके, तो इसी चीज में बंगाल थोड़ा पीछे है। ओके, हालांकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी नीचे है हरियाणा के मुकाबले, पर वहां पर अगर हम ऐसी कंपनीज की बात करें कि अरे ऐसे बिजनेसेस की बात करें कि जो दिल्ली के आसपास के रीजन में डेवलप हुए हैं, तो इस ऐसे एरियाज में बंगाल में कमी है, तो बंगाल इसमें आगे नहीं है। और जो लॉ यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया, झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया, तो ये प्रेशराइज कर सकता है ऐसी कंपनीज को कि यहाँ से निकलो। हो सकता है कि जो आसपास के, जैसे उत्तर प्रदेश का नोएडा है, वहां पर चले जाओ, दिल्ली के जो आसपास के और रीजन है तो वहां पर वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो जो सबसे पहली न्यूज तो यहाँ पर बात करेंगे, जो डीएफआई है। ओके, डीएफआई का मतलब है डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में जिक्र किया गया था इस साल के बजट में, जब बजट स्पीच दी गई थी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि एक डीएफआई जो है स्टैब्लिश किया जाएगा भारत में। ओके, तो जिसका यहाँ पर काम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फंडिंग करना। ओके, तो वहां पर कोई भी अगर काम रुक गया, तो यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई सड़कें बन रही है, कोई यहाँ पर ब्रिजेस बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखो फंडिंग लगातार मिलती रहे तभी टाइमली मैनर में काम कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर फंडिंग की कई बार कमी हो जाती है, जिसके चलते काम समय रहते कंप्लीट नहीं हो पाता, डिले हो जाता है। उसके चलते जो पैसा ऑलरेडी लगा होता है पहले, ओके, तो उसके ऊपर भी ब्याज हमें देना पड़ता है। ओके, तो आगे काम हो नहीं रहा होता, टाइमली मैनर में काम कंप्लीट नहीं होता, तो इसके चलते यहाँ पर जो एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बनाया जाएगा। तो इसके तहत यहाँ पर ना नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की जाएगी। ओके, तो और इसके रिगार्डिंग जो है बहुत जल्दी जो है पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग बिल जो है पेश कर दिया जाएगा, और इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है। ओके, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो इसको कल जो है कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। देखो, कोई भी अगर नया एक्ट बनना हो, तो कोई भी अगर किसी तरीके की नई बॉडी सेटअप होनी हो, तो पहले कैबिनेट जो है ना, प्रधानमंत्री जी के जो मंत्री होते हैं, मंत्रीगण बैठते हैं, इसको हम कैबिनेट बैठते हैं, इकट्ठे मीटिंग करते हैं। जब प्रधानमंत्री अप्रूवल दे देते हैं, हम जो है सरकार की ओर से ये अप्रूवल लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज नहीं बनानी जा रहे हैं। फिर पहले कैबिनेट अप्रूवल देता है, फिर बाद में पार्लियामेंट को उसको जो है उस बिल को पेश किया जाता है, फिर बाद में जो है आगे का प्रोसेस चलता है। तो अभी जो है ना यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो है ना स्टार्ट होगा अभी गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटी के तहत, मतलब कि सरकार इसमें अभी थोड़ा अपना जो है स्टेक ज्यादा रखेगी, बाद में प्राइवेट प्लेयर्स को भी बोलेगी कि इसमें अपना ज्यादा स्टेक कर लो। गवर्नमेंट अपना स्टेक बाद में धीरे धीरे कम कर लेगी। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कहा जा रहा है NABFID। ओके, तो यहाँ पर इसका डिजाइन कैसा होगा, यहाँ पर बात करें कि ये वाला जो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा, इसको हम DFI भी बोलते हैं। ओके, तो वो जो है वहां पर जितना भी बोर्ड होगा, जितने भी बोर्ड मेंबर बैठेंगे, सारे प्रोफेशनल होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये भी डिसाइड किया जा रहा है जाएगा कि यहाँ पर जो IIFCL है ना, तो इसको भी जो यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि आने वाले समय में बनाया जाएगा, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो जो IIFCL, इसका मतलब क्या है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये 2006 में बनाई गई थी। इसका काम भी यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड के जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट है ना, तो वहां पर पैसे की सप्लाई यहाँ पर उसको बरकरार रखना, पैसा का फंड जो है वो प्रोवाइड करना। तो अभी ये वाला जो नया डिजाइन बनेगा, नया बैंक बनेगा, तो उसको अभी 10 सालों के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो इस साल यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा भारत सरकार की ओर से, वो 20,000 करोड़ रुपया होगा। और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक इसमें कम करेगी। हालांकि अभी ये 100% गवर्नमेंट की एंटाइटी होगी, लेकिन धीरे धीरे इसको 26% तक लेकर आएगी। बाकी का हिस्सा जो है प्राइवेट प्लेयर से यहाँ पर डलवाएगी कि इस फंड में आप पैसा दें। ओके, तो वहां पर भी उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टार्टिंग ग्रांट दी जाएगी, शुरुआती जो ग्रांट होगी, वो भी 5,000 करोड़ की होगी। तो यहाँ पर इसकी कोशिश की जाएगी कि आने वाले कुछ सालों में ये 3 लाख करोड़ का जो एसेट है, जो फंड है, वो जुटा ले अपने फंड में, जिसके रिगार्डिंग जो बैंक बनाया जाएगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो दूसरी न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि भारत सरकार जो है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो 13 या एयरपोर्ट्स है, उनको अगले आने वाले फिस्कल ईयर में अभी जो है बेचने जा रही है। तो अभी जो 1 अप्रैल से जो यहाँ पर फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा, तो इसी फिस्कल ईयर में
बेचने जा रही है, तो यहाँ पर कुछ लॉस मेकिंग यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, कुछ यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल यहाँ पर एयरपोर्ट्स भी हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स की लिस्ट है, जहाँ पर त्रिकी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, अमृतसर, वाराणसी ये प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो लॉस मेकिंग है वो सलेम का है। ओके, इसके बाद जो है झारसुगुड़ा, उसके अलावा जो जबलपुर, जलगांव, कांगड़ा और यहाँ पर कुशीनगर गया, तो ये वाले कुछ लॉस मेकिंग एयरपोर्ट, तो सबको यहाँ पर कुल मिला के 13 बनते हैं। इनको आने वाले फिजिकल ईयर में बेचने जा रही है। और इसके अलावा जो न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि जो पीके सिन्हा है, तो उनको अभी जो है प्रिंसिपल एडवाइजर की पोस्ट से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के। ओके, तो यहाँ पर पहली बार जब ये आए थे, तो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया था ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएसडी बोलते हैं। तो आप राज्यों में भी देखेंगे तो ओएसडी की पोस्ट राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके साथ भी यहाँ पर इनको लगाया जाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ये वाली पोस्ट होती है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। यहाँ पर स्पेशल कार्य जो है प्रधानमंत्री की ओर से इनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी बाद में इनको जो था प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया था। ओके, तो कुछ साल, एक साल तक यहाँ पर प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर उन्होंने काम किया। यहाँ पर सलाह मशवरे देते हैं, यहाँ पर इनका काम ये होता है। ओके, और इससे पहले ये कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो जून 2015 से 2019 तक। और इसके अलावा अगर बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी की, तो यहाँ पर ये ना टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होते हैं भारत सरकार में। सीनियर मोस्ट यहाँ पर सिविल सर्वेंट होते हैं भारत सरकार में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है यहाँ पर एक्स ऑफिशियो हेड भी होता है किसका, सिविल सर्विसेज बोर्ड का, कैबिनेट सेक्रेटरी का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, और जितनी भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है इनके अंतर्गत ही जो है यहाँ पर उनके रूल्स जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। सैलरी जो है 2.5 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा यहाँ पर 4 साल की तक जो है 4 साल तक का इनका पीरियड चलता है, एक बार जब ये अपॉइंट होते हैं एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसके अलावा जो इसको बनाया गया था, जो 6 फरवरी 1950 को जो था इस कैबिनेट सेक्रेटरी को पोस्ट को, तो जो था यहाँ पर भारत में इसकी यहाँ पर इंट्रोडक्शन की गई थी। और आगे जो न्यूज वो भी फ्रंट पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि जो न्यू कॉप है, तो यहाँ पर न्यू कॉप ना यहाँ पर एक तरह की पब्लिकेशन एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, जो यहाँ पर जिसका काम है न्यूज पब्लिशिंग करना इन द फॉर्म ऑफ न्यूज पेपर्स। ओके, तो अभी जो ना ये अभी एक मल्टी लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया डील इनकी हो चुकी है फेसबुक के साथ। तो अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ना हाल ही में दुनिया का पहला कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अभी 1 डेढ़ हफ्ते पहले एक लॉ पास किया अपनी पार्लियामेंट, जिसके तहत में उन्होंने कहा है कि जितने भी तरीके के न्यूज पब्लिशर्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो वहां पर उनको जो ना जो भी उनका कंटेंट गूगल और फेसबुक के द्वारा उठाया जाएगा, अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग उनको पेमेंट करनी होगी। क्योंकि कंटेंट के क्रिएटर वो है, कंटेंट ढूंढने वाले वो है, छापने वाले वो है। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि उनका कंटेंट उठा के अपने फेसबुक और गूगल के प्लेटफॉर्म पर चला रहे हो, लेकिन उनका को जो हक बनता है ना वो उनको नहीं दे रहे हो। तो अभी ये लॉ पास किया गया जो जिसमें काफी टाइट रूल्स रखे गए। तो अभी इसी के चलते यहाँ पर जो ना अभी नया एग्रीमेंट न्यूज कॉर्प्स के साथ हुआ। तो जो न्यूज कॉर्प्स है ना, जितने भी तरीके की यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में न्यूज पब्लिशर्स लोग हैं, तो उनकी इकट्ठी यहाँ पर एक एजेंसी है न्यूज कॉर्प्स। ओके, तो यहाँ पर उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो यहाँ रॉबर्ट थॉमसन, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बात की कि अभी एक नया एग्रीमेंट जो है फेसबुक के साथ साइन हो चुका है। जब यहाँ पर ये लॉ लाया गया था, उस समय फेसबुक ने क्या किया था, जितने भी इनके मीडिया कंटेंट थे उनको यहाँ पर शट डाउन कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते के लिए। ओके, पिछले महीने। तो बाद में यहाँ पर उसने शटडाउन को कैंसिल किया, ओके, दोबारा से रिवाइव किया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट एग्री हो गई कि हम जो कुछ पार्ट्स जो है नई रेगुलेशन के उनको थोड़ा सॉफ्ट करने जा रहे हैं, तो अभी न्यूज कॉप जो है वो अभी जितनी भी मीडिया कंपनीज हैं, तो यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करती है कि जो चाहती हैं कि जितना कंटेंट हमारा उठाया जाता है न्यूज पब्लिशिंग का, उसका जो है फेसबुक जो है यहाँ पर हमें पैसा दे, पेमेंट करे। और आगे न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि डॉन इज बैक। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इंडिया में देखो ये बिजनेसमैन थे पहले भी, तो बाद में बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अभी राष्ट्रपति पद से हट गए हैं। तो उनका जो बिजनेस है तो अभी उसी को आगे एक्सपैंड करें, तो भारत में अभी ये ना विलास वगैरह, बंगलोस वगैरह यहाँ पर इसमें इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ये चीजें यहाँ पर जो भारतीयों को बनाकर देंगे। ओके, तो विला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत यहाँ पर जो है काम करेंगे आने वाले समय में। तो अभी शुरुआत का जो पोटेंशियल यहाँ पर निकल कर आ रहा है इंडिया में, तो यहाँ पर 5,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस कैटेगरी में। अगर लग्जरी बंगला की अगर हम बात करें, तो अभी ये इसमें इसी एरियाज में खासतौर पे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो अपनी खुद के बिजनेस को एक्सपेंशन करने में इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी जब ये यूएस के राष्ट्रपति रहे थे। ओके, तो खुद के बेसिस के खुद ही इन्होंने यहाँ पर रोका हुआ था अपना काम। अभी दोबारा से बिजनेस में उतर रहे हैं, तो अभी ये जॉइंट वेंचर भी बना सकते हैं आने वाले समय में। जितने भी तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आने वाले समय में अलग अलग देशों में शुरू करेंगे। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है ना, जो एफपीआई डेट के ऊपर, रेट रिटर्न के ऊपर यहाँ पर टैक्स लगता है, तो उसको अभी बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल ये 5% का है, ओके, विद होल्डिंग टैक्स। तो इसको अभी 20% तक का जो है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता है, जब 1 अप्रैल से नया हमारा जो है यहाँ पर फिजिकल ईयर शुरू होगा। तो यहाँ पर इससे इम्पैक्ट हो सकता है कम से कम 4,000 के तकरीबन जो फॉरेन फंड्स है, ओके, यहाँ पर जो कि यहाँ पर डेट पेपर होल्ड कर रहे हैं 4 लाख करोड़ के इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर देखो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट आती है भारत में, तो इसकी यहाँ पर जो टोटल अमाउंट लगाई जा रही है वो 4 लाख करोड़ के आसपास लगाई जा रही है, कि इतनी अमाउंट जो है तकरीबन जो है फंड के रूप में आती है। ओके, तो यहाँ पर
कह रहे हैं कि 4,000 के आसपास फॉरेन फंड्स भी आगे, जो कुल मिला के एक फंड की हम बात करें तो एक फंड हो सकता है कि वो 1,000 करोड़ का हो के 10,000 करोड़ का हो, तो यहाँ पर इतने तरह के फंड्स आते हैं तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर डेट इशू किया था ना, जो मतलब जो कंपनी ने यहाँ पर अपनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया था कि मैं जो है पैसा रेज करना चाह रही हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से, तो यहाँ पर आईपीओ के तहत या फिर अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करके, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, ओके, तो उन्होंने इन्वेस्ट इसलिए किया कि अच्छा खासा रिटर्न उनको मिलेगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ना एक तरह का विद होल्डिंग टैक्स होता है जिसको कि अभी बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो रिटर्न मिली थी ना एफपीआई को, तो उसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि 5% का पहले था। जितनी इनकम यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है इंटरेस्ट के तौर पर, जो रेवेन्यू के तौर पर उनको मिल रही है, जो पैसा इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के ऊपर, तो उसके उसमें अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी इनकम में कमी हो जाएगी, तो आने वाले समय में फिर इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसके ऊपर फोकस पड़ेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हाल ही में यहाँ पर रूल्स को अमेंड किया है, ओके, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर जो 5% का जो टैक्स रेट है उसको डिलीट करके अभी 20% का अभी किया जा सकता है आने वाले समय में। तो इसके इसके रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये एरर वाली बात है, सही बात नहीं है, इसको अभी सही करना होगा। बहुत सारी यहाँ पर बातें ऑलरेडी गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा चुकी हैं। तो अभी बात करें विद होल्डिंग टैक्स की, ओके, तो विद होल्डिंग टैक्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की अमाउंट है जो कि किसी भी एम्प्लॉयज की इनकम जो होती है ना, उससे यहाँ पर कट करी जाती है। तो वो इसलिए ली जाती है कि जितना एक साल में उन्होंने इनकम टैक्स देना ना, उसके बिहाफ पर पहले ही जो है सरकार जो है क्रेडिट कर लेती है पैसा, कुछ पैसा। ओके, तो यहाँ पर इस पैसे से जो ना एक तरह की गारंटी रह जाती है इनको। और इसी के चलते अगर ज्यादा पैसा सरकार रख लेती है किसी के इनकम में से, तो फिर उसको क्या होता है कि टैक्स रिफंड के तौर पर जो है पैसा उसको वापस मिल जाता है एम्प्लॉय को। अगर ज्यादा विदहेल्ड नहीं किया होता है, ज्यादा टैक्स यहाँ पर नहीं लगाया होता है विदहेल्ड टैक्स, तो यहाँ पर इसके चलते फिर एम्प्लॉय को यहाँ पर एडिशनल बिल आता है, टैक्स बिल आता है आने वाले समय में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये फॉरेन पोर्टफोलियो डेट के ऊपर भी ये चीज लागू होती है। और आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि जो गूगल का प्ले स्टोर होता है ना, तो वहां पर जितने भी तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो एप्स होती हैं, जो जो अलग अलग अदारों के द्वारा बनाई गई होती है, कोई एजुकेशन के बारे में बात कर रही होती है, कोई किसी और चीज के बारे में बात कर रही होती है, तो अभी इसमें क्या होता है कि प्ले स्टोर में गूगल जो है ना कमीशन लेता है सॉफ्टवेयर डेवलपर से। तो यहाँ पर बात करें कि अभी थोड़ा सा इसको कम किया गया कमीशन को गूगल की तरफ से, कि अभी आने वाले जुलाई महीने में अभी जो भी डेवलपर जिसकी की कोई ऐप यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऐप चल रही है गूगल प्ले स्टोर में यहाँ पर दर्ज है, तो यहाँ पर अगर उससे उसको $1 मिलियन का यहाँ पर जो है अगर पहले $1 मिलियन अगर किसी डेवलपर के द्वारा कमाए जाते हैं, तो उसमें से उसका 15% जो है कमीशन के तौर पर जो है वो गूगल को देना होगा। ओके, तो यहाँ पर इसको पहले से थोड़ा कम किया गया है। तो अभी भी यहाँ पर जो है ना, जो भारत में डेवलपर्स है, जो सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स है, तो यहाँ पर उनके पास टाइम है मार्च 2022 तक का, कि अपने आप को गूगल प्ले स्टोर तक का वो जो है इंटीग्रेट कर सके, और बिलिंग जो भी जिस तरीके से यहाँ पर एंड्रॉइड एप्स की है उसमें यहाँ पर जो है तालमेल बिठा सके। तो यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप्स ये कह रहे हैं कि अभी भी जो ना ये रिलैक्सेशन का काम नहीं किएगा गूगल के द्वारा हमारे लिए। 15% को भी ये अभी ज्यादा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस जो है खड़ा किया जाए। ओके, तो गूगल जो है इसके बारे में सोचे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव पेमेंट गेटवेज के तौर पर भी यहाँ पर जो है ऑप्शंस देखी जा रही है। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि 3.5% जो है एवरेज हाइक किया गया है जो मनरेगा वर्कर्स है, जो उनकी सैलरी है उसमें। तो मनरेगा वर्कर्स के तहत यहाँ पर जो है ये भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है पिछले काफी सालों से। तो यहाँ पर गांव के लोगों को यहाँ पर काम दिया जाता है, लेबर का, जिनके पास काम धंधा नहीं होता है, तो वहां पर उनको जो है ना डेली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। तो कितना पैसा दिया जाता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अभी जो है चेंज किया जा रहा है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर केरला की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो वेजेस है वो अनचेंज रहेंगी, 291 है। जितने भी यहाँ पर बदलाव अभी किया जाएगा अभी वो 1 अप्रैल के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि अभी ये इलेक्शंस यहाँ पर चल रहे हैं इन राज्यों में, इसलिए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2010-11 की बात, जब यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने यहाँ पर इन वेजेस को यहाँ पर इंडेक्स किया था टू इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ यहाँ पर इसको इंडेक्स किया था कि जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे इनके वेजेस वगैरह भी इनका बढ़ा देने चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग जो है सलाह निकल कर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर इकोनॉमिस्ट महेंद्र देव, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मनरेगा की वेजेस है वो यहाँ पर बराबर कर देनी चाहिए, हायर हायर देन मिनिमम वेजेस। ओके, अभी मिनिमम वेजेस तक इनको यहाँ पर फ्लो रखा गया है, तो अभी इनको हायर वेजेस की ओर जो है इनको कन्वर्ट करने की बात करें। तो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि मिनिमम वेज जो है ना यहाँ पर कितनी है, कितनी मिनिमम वेज है, और यहाँ पर फ्लोर वेज जो होती है वो क्या होती है, तो इसके बारे में आंसर दें। और आगे जो न्यूज पेपर पॉलिटिक्स वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि जो इंटरिम सेंसस डाटा होगा, ओके, जो अभी 2021 में भारत की जनगणना होने जा रही है, ओके, दोबारा से पॉपुलेशन काउंट होगा, अलग अलग यहाँ पर और बातें जो है देखी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2023-24 तक जो है यहाँ पर सेंसस का डाटा जो है उसको रिलीज किया जाएगा। अभी 2020-21 में अभी शुरुआत होगी,
प्री टेस्ट होना जो है शुरू हो जाएगा सेंसस का, ओके, एनपीआर का, जिसको हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं। ओके, तो अभी इसके 2021-22 में फील्ड वर्क होगा फर्स्ट फेज में सेंसस का। 22-23 में यहाँ पर जो है दोबारा से फील्ड वर्क होगा यहाँ पर, और जो बाकी के फेसेस हैं वो शुरू किए जाएंगे। 23-24 में यहाँ पर रिलीज की जाएगी जो प्रोविजनल सेंसस रिजल्ट होगी, और यहाँ पर 2024-25 में यहाँ पर पूरा का पूरा जो यहाँ पर सेंसस का जो टेबल है, ओके, यहाँ पर जो 250 से ज्यादा डाटा टेबल्स होते हैं, तो सबको जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि एक्सपर्ट जो है ना अभी डीप प्रोब करने जा रहे हैं जो एडवर्स इवेंट्स निकल कर आए हैं, जिन जिनको वैक्सीन हुई है ना, तो यहाँ पर कुछ उसके गलत नतीजे भी निकल कर आए हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पर चाह रहे हैं कि जो भी नतीजे निकले हैं, जिनकी कैजुअलिटी हुई है, ओके, जिनकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर वो प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं कि इसके बारे में जितना भी डाटा उसको पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाए, लोगों को पता चले, ओके। तो यहाँ पर जो हेल्थ चेक किया गया, तो यहाँ पर अभी ना 2 रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जिसमें पाया गया कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है अभी हार्ट अटैक से, जिनको वैक्सीनेशन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर 200 से ज्यादा केसेस जो है वो पाए गए जहाँ पर एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले, किसी को मतलब कोई पेन वगैरह होनी शुरू हो गई, कहीं किसी को यहाँ पर मसल्स पुल होने शुरू हो गए, तो इस तरीके की इवेंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 70 से ज्यादा डेथ जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद में हो चुकी हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई डेथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली जो कि यहाँ पर कोवैक्सीन के साथ यहाँ पर एसोसिएट हो। तो कोवैक्सीन जो है इसको भारत बायोटेक बनाता है, तो अभी हाल ही में इसका जो है फेज 3 का ट्रायल खत्म हुआ, क्लिनिकल ट्रायल खत्म हुआ है। तो अभी इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिली हुई है कि अगर इमरजेंसी तौर पर जरूरत पड़े तो इसको अभी लगाया जाएगा। अभी इसी के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि अभी इसके रिगार्डिंग कोई डेथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ना जो भी डाटा निकल कर आ रहा है, तो अभी खास तौर पर अगर कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, उसको अभी रिलीज नहीं कर रही है पब्लिक डोमेन में। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट्स वाले पेज में, तो यहाँ पर देखो भारत सरकार ना 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे डिटेल में देखना चाहते हो, तो इसकी मैंने अलग से लेक्चर बनाया, तो उसके ऊपर थंबनेल बना हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में, तो वहां पर आप अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ना अभी उसके ऊपर बैन लग सकता है प्लास्टिक के ऊपर, तो इसके रिगार्डिंग जो पेपर है ना, जो कागज है, तो उनकी यहाँ पर जो है डिमांड बढ़नी शुरू होगी। तो इसमें इसके शेयर्स में जो है ना अभी राइस देखने को मिला। तो यहाँ पर एस्ट्रॉन पेपर बोर्ड मिले, वेस्ट कोस्ट पेपर मिले तमिलनाडु की, न्यूज प्रिंट, स्टार पेपर मिले, तो यहाँ पर जो है ना 4 से 20% का यहाँ पर जो है बढ़ोतरी इनके शेयर्स में देखने को मिली है। तो क्योंकि जो प्लास्टिक है तो वो बहुत अलग अलग जगह पर यूज होती है, तो यहाँ पर कैंडी स्टिक्स के तौर पर भी उसको यूज किया जाता है, आइसक्रीम स्टिक्स के तौर पर उसको यूज किया जाता है। इसी के चलते यहाँ पर पेपर के यहाँ पर चलते ना, पेपर से यहाँ पर जो कार्डबोर्ड वगैरह बनता है, सब कुछ बनता है, तो इन सब चीजों के ऊपर अभी इनके शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अभी जो है ना अभी नए रूल्स जो है ना अभी प्रपोज करने जा रहा है, जो आईपीओ है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, उसके प्रोसेसेस को। तो यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जिसके तहत इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में। यहाँ पर कोई भी कंपनी अपना डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जिसके तहत वो इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। तो जो भी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो ही जो है ना आईपीओ रूट से यहाँ पर पैसा उठा सकती है। तो यहाँ पर इसी प्रोसेसेस को अभी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, सेबी के द्वारा यह बात की जा रही है कि अभी इसको यहाँ पर जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, तो उसके साथ यहाँ पर जो इसको जो है लिंक करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विद द सपोर्ट ऑफ द ब्लॉक्ड अमाउंट, एएसबीए। तो यहाँ पर एएसबीए का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट, ओके। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिससे यहाँ पर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट जो रेगुलेटर सेबी है ना, तो यहाँ पर आईपीओ करवाता है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो एएसबीए जो आईपीओ एप्लीकेंट होगा, तो उसको अकाउंट में यहाँ पर ना किसी तरीके का यहाँ पर जो है शेयर जो है तब तक यहाँ पर डेबिट नहीं किया जाता जब तक शेयर जो उनको अलॉट ना कर दिया जाए, ओके। तो जब तक उनके पास शेयर आ जाएंगे तभी जो है उनके अमाउंट में जो है वो राशि जो है डेबिट कर दी जाएगी। जिस तरीके से भी यहाँ पर जो है अब यूपीआई को हम यूज करते हैं, ओके। शेयर एक साथ में यहाँ पर शेयर हाथ में पकड़ा दी कि दूसरी और जो कंपनी है जिसने यहाँ पर पैसा जिसको जाना है, तो उसके अकाउंट में यहाँ पर जो है पैसा डेबिट कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यूपीआई को यहाँ पर इसमें लागू किया जाएगा। इसमें जिस तरीके की भी यहाँ पर पहले प्रॉब्लम आई थी सन 2018 में, यहाँ पर प्रॉब्लम देखी गई थी यहाँ पर यूपीआई के तहत, उनको अभी यहाँ पर जो है सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो अभी इसी को जो है आगे फॉलो अप करेंगे, सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करेंगे जितने भी तरह के नए स्टार्टअप्स हैं या एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो यहाँ पर जो है ना वो अभी प्रोविडेंट मनी से जहाँ पर जो है पैसा ले सकते हैं। तो हर एक यहाँ पर स्टार्टअप्स को यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ती है, ओके। तो यहाँ पर इसके अलावा जो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होंगे, इसके अलावा सुपरएनुएशन जो ग्रेट्युटी फंड्स होंगे, तो वो भी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं 5% तक का। यहाँ पर जो है इन्वेस्टेबल जो उनका सरप्लस है इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ओके। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा, इसी में से यहाँ पर जो है पैसा उठाकर जो है इन स्टार्टअप्स को भी दिया जा सकता है, एमएसएमईज को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जितना भी प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होगा, उसका सिर्फ 5% ही यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसमें डाला जा सकता है। यहाँ पर इसकी अप्रूवल मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने अभी लॉ किया है कि जो पेंशन मनी है, इसके अलावा जो वेंचर कैपिटल है, जो इसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसके अलावा जो सोशल वेंचर फंड्स है, तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर जो है इनको आज्ञा मिली है, तो इसके तहत ये पैसा जो है लगा सकते हैं।
इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 5% तक की, जो जितना भी उनका यहाँ पर इन्वेस्टेबल कॉर्पस है उसके हिसाब से। अगर हम बात करें सरकारी ईपीएफओ की, तो उसका अपना ही जो कॉर्पस है ना, तो यहाँ पर जो दायरा है एसेट्स है वो 12 लाख करोड़ का है। ओके, तो यहाँ पर जो सीबीटी है, तो यहाँ पर मे टेक अप इशू एट नेक्स्ट मीटिंग, तो इसका भी यहाँ पर ईपीएफओ का भी इशू नेक्स्ट मीटिंग में उठाया जा सकता है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई है जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू, तो यहाँ पर उसका साइज जो है ना वो 100 करोड़ के आसपास होना चाहिए या फिर उससे अबव होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन जो है भारत सरकार की तरफ से लगाया गया है। और आगे न्यूज है डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कॉल फॉर हेल्प की बात करें, तो यहाँ पर हेल्थ जो हमारा हेल्थ टेक स्टार्टअप्स है ना, तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी डिजिटाइजेशन हो रहा है मेडिकल रिकॉर्ड्स का, तो अभी इसके चलते जो इंडिया का हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, ओके, जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो स्टार्टअप्स है, तो यहाँ पर अपनी अटेंशन दे रहे हैं कि किस तरीके से वॉइस बेस्ड सोल्यूशन है ना वो इंडियन डॉक्टर्स को, जो इसके अलावा जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको दिया जा सके। तो यहाँ पर ऑग्नेटो की यहाँ पर नाम की एक कंपनी जिसके बारे में बात की जा रही है कि जो यहाँ पर काम कर रही है 4000 डॉक्टर्स, और यहाँ पर हॉस्पिटल चेन्स के साथ मिलकर काम की जा रही है। तो यहाँ पर अपोलो और मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है वो भी इसका यहाँ पर हिस्सा है, ओके, इस चेन का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये कौन सी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं क्लाउड बेस्ड स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे कि मतलब कि एरर फ्री डॉक्यूमेंटेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ह्यूमन वॉइस होती है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाता है रिटन टेक्स्ट में इन रियल टाइम। रियल टाइम कहने का मतलब जब यहाँ पर आवाज से कुछ शब्द बोले हैं उसी समय जो है सॉफ्टवेयर के तहत उनको कन्वर्ट करके जो है आपके सामने रिटन फॉर्म में यहाँ पर जो है आपके आपके सामने पेश कर दिए गए। और यहाँ पर ओवरऑल बात करें मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में, तो अभी हमने ऑग्नेटो की बात की। तो यहाँ पर एक और कंपनी जिसका नाम है मेडीबडी, तो यहाँ पर इसने भी यहाँ पर एक तरीके का टूल बनाया जिसका कहने का मतलब है कि डॉक्टर जो है ना वो अपने जितने भी पेशेंट के नोट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं इस नोट के ऊपर, इस यहाँ पर मेडीबडी नोट के ऊपर, कि वो अपनी जो डिटेल है जिस भी पेशेंट के साथ उन्होंने डील किया उसकी जो भी डिटेल है उसको वो सेंड भी कर सकते हैं। और अभी वक्त है आज के आखिरी टॉपिक का, इकोनॉमिक कंसेप्ट का। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुलियन। तो बुलियन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर वो प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिनको जिससे कि हम व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड कॉइन्स। ओके, तो यहाँ पर बार्स कहने का मतलब जो सोने की ईंटें होती हैं, सोने के जो कॉइन होगी या सिल्वर के कॉइन होगी या सिल्वर की ईंटें होगी, ओके, चांदी की ईंटें होगी, तो यहाँ पर इनको हम यूज करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने सोने में इन्वेस्ट किया, चांदी में इन्वेस्ट किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी वहां वहां पर। ओके, जैसे सोने का प्राइस जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से आप उसको जो है उसका कैश जो है करवा सकते हो, उसको एक्सचेंज करवा सकते हो, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो सोने की ईंटें होती है, सिक्के होते हैं, उनके रूप में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओके, तो यहाँ पर इसी पूरे प्रोसेस को यहाँ पर जो है बुलियन बोलते हैं इसको। और साथ ही साथ जो इसके अलावा जो इसको यहाँ पर यूज किया जाता है ज्वेलरी के तौर पर भी, एज ए बेस मेटल भी जो है इसको यूज किया जाता है। तो ये प्रीशियस मेटल्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी में, बुलियन। ओके, तो कैसा लगा आज का यहाँ पर पूरा का पूरा एडिटोरियल एनालिसिस एंड न्यूज एनालिसिस? तो मुझे फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आज मैंने पूरी कोशिश किया कि समय को ना कम से कम समय में जो है यहाँ पर लेक्चर में रिकॉर्ड करूं, और इसी के चलते कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है। तो कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।